सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। अधिकारियों को पदक देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार के नालंदा में हुई हिंसा के मामले में अब तक 140 की गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत हुई खत्म। राहुल गांधी सूरत की सत्र अदालत में आज देंगे सजा को चुनौती। कांग्रेस के कई दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने किसानों को अनुदान राहत प्रदान करने के लिए दिए निर्देश। वर्षा से प्रभावित फसल का तत्काल हो सर्वे। और सामाजिक न्याय सप्ताह के जरिए बीजेपी बिछाएगी निकाय चुनाव की बिसात। आयोजित किए जाएंगे चिकित्सा शिविर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है आज। चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक होगी। गृह विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक बेहद अहम। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल में बैठक होगी। गृह विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी के बीच, साथ ही डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो निकाय चुनाव की सूची जारी हो चुकी है पहले ही, और ये बैठक निकाय चुनाव को लेकर बेहद अहम। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लखनऊ से बड़ी खबर। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ डीजीपी की भी मौजूदगी इस बैठक में। चुनाव की तैयारियों के लिए ये बैठक, तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी होती है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने को लेकर। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ये बैठक होगी। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ डीजीपी भी शामिल हो सकते हैं। तो किस तरीके से चुनाव को, यूपी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर इस बैठक में चिंतन हो सकता है। रणनीति तय हो सकती है। तो गृह विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक बेहद अहम है। डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर देखा जाए तो ये बैठक तैयारियों को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आ सकती है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए सोनी, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की घोषणा कुछ ही निर्वाचन आयोग जो है वो नगर निकाय चुनाव की घोषणा को बहुत जल्द करने जा रहा है। इसी को लेकर के ये बैठक की जा रही है और इसमें गृह विभाग के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी समेत तमाम जो राज्य निर्वाचन के विभाग के अधिकारी हैं प्लस नगर विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और इस बैठक में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उनमें किस तरह से जो उत्तर प्रदेश का पुलिस बल है या जो गृह विभाग है वो किस तरह से सक्रिय रहेगा और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की घटना ना हो सके, इसको रोकने के लिए पूरे शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से मतदान सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर के बैठक है। और इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। कौन से जनपद ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरह की हिंसा होने की संभावना है या किसी तरह से चुनाव को बाधित करने की जो भी लोग हैं उनको किस तरह से रोका जा सके, इसको लेकर के बैठक है। और इसके बाद निर्वाचन आयोग जल्द ही नगर निकाय चुनाव की जिस तरह से घोषणा बहुत जल्द कर सकता है, ये तैयारियां होंगी इस बैठक में। जी, लेकिन मनीष, देखा जाए तो जो तारीख है अभी वो निर्धारित नहीं हुई है, बावजूद इसके सुरक्षा को लेकर, सतर्कता को लेकर एक चौकसी बरती जा रही है, जिसको देखते हुए बैठक आयोजित की गई है। बिल्कुल, देखिए सोनी, ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। सभी प्रक्रिया अगर अभी से नहीं चलेगी तो एकदम से जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएगा उस समय तत्काल ये सब बैठक करना ना समय रह जाएगा लोगों के पास, ना अधिकारी इस तरह की पूरी रणनीति तैयार कर पाएंगे। इसलिए समय रहता है ये बैठक की जा रही है और सभी को अपने दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस जगह पर ज्यादा संवेदनशील है माहौल, किस जगह पर ज्यादा आपको सक्रिय रहना है, सतर्कता बरतनी है। ये सब लेकर के चुनाव आयोग आज गृह विभाग के अधिकारियों को ब्रीफ करेगा। बिल्कुल मनीष, इस बैठक को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर जो अधिकारी हैं वो बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से यूपी नगर निकाय चुनाव एक तरह से एग्जाम कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जो नगर निकाय चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि गली गली जिस तरह से घर घर जिस तरह से जो नगर निकाय चुनाव में अगर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो निश्चित तौर से जो लोकसभा चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और वो नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम है उससे उसका मनोबल कहीं और अधिक बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी एक परीक्षा है सबसे पहली, अगर हम कह दें लोकसभा चुनाव के पहले, तो नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना सभी पार्टियों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे वो भाजपा हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सतर्कता और किस तरीके से यूपी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर एक कवायद और एक गंभीरता जो अधिकारियों की है वो नजर आ रही है, क्योंकि जो पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी कहें या सपा या बीजेपी, सभी के बीच एक कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए एक कड़ी चुनौती भी है इसे शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, राहुल की सदस्यता रद्द होने पर आंदोलन, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। आंदोलन के बीच बस्तर की मशाल रैली निकाली गई तो लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के दौरान मंच भी गिरा। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मचा। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर यह आंदोलन किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है जब से सदस्यता रद्द की गई है। राहुल गांधी की इसको लेकर नाराजगी कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रही है। आंदोलन के बीच बस्तर की ये रैली निकाली गई तो नाराजगी जाहिर करने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन। आंदोलन के बीच बस्तर की ये मशाल रैली निकली। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेसियों का ये आंदोलन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र कुमार श्रीवास संवाददाता जुड़े हुए हैं।
अगर देखा जाए चंद्र कुमार, तो जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद से जो कांग्रेसी है वो आंदोलन करने को मजबूर हैं और पूरे 1 माह तक ये प्रदर्शन करने को भी बाध्य होते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? जी, मैं बताना चाहूंगी कि रविवार को जो है बिलासपुर में जो है कि मसाल रैली शांतिपूर्वक तो निकाला गया था, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर चंदन, वो भी इस मौके पर पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता, रैली तो शांतिपूर्ण निकली थी, लेकिन जो मंच पे जो जब रैली के जो समापन के समय मंच पे जो कांग्रेसी नेता है जो एकत्रित हुए, जो कह सकते हैं कि अत्यधिक वजन की वजह से मंच जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक जो है मंच भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसे कांग्रेस के जो तमाम नेता जो मंच पे उपस्थित थे वो भी उनके साथ में गिर पड़े। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हालांकि किसी नेताओं को किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। जी, फिलहाल क्या क्योंकि आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के दौरान ये मंच टूटा, तो किसी के हताहत होने की खबर और ये कोताही क्या बरती गई, इस बारे में कोई जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की ऐसा कोई कोताही तो नहीं बरती गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जो तमाम बड़े नेता जो मंच में थे उनके साथ में जो बिलासपुर के और जो कार्यकर्ता कर सकते हैं या वहाँ के लोकल जो नेता है वो सारे जो है मंच पे चढ़ गए, जिसकी वजह से मंच जो है एक अत्यधिक वजन होने की वजह से जो है मंच जो है फरफरा कर टूट गया। लेकिन लापरवाही यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर चंद्र कुमार नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शन कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए तो संख्या भारी होने वाली थी, जो कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, तो इसको देखते हुए जो मंच है वो काफी मजबूती उसकी देखनी चाहिए थी। जी, बिल्कुल, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लापरवाही बरती गई है। जैसे मंच का जो बनावट था, जो मंच की जो मजबूती थी, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए मंच पे वैसे वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता जो आए हुए थे और उनको मंच पे स्थान देना चाहिए था, ना कि स्थानीय जो थे वो भी मंच पे जो हावी हुए, इसकी वजह से जो ये घटना हुई है। जी चंद्र कुमार, इस घटना के बाद से मंच टूट गया, इसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई? क्या ये आंदोलन, ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी, कांग्रेसी का जो है जो राहुल गांधी की जो सदस्य जो समाप्त हुई है उसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में पूरे अपने अपने जिले स्तर पे रैली निकाल रही है और निरंतर ये जो रैली है जारी रहेगी। जी चंद्र कुमार, क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में जो जैसे बिलासपुर में जो हुई है, बिलासपुर में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं डॉक्टर चंदन, वो यहाँ पहुंचे हुए थे, मोहन मरकाम पहुंचे हुए थे, रसीम सिंह पहुंचे हुए थे विधायक। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो बिलासपुर में तमाम जो बड़े नेता हैं इस मसाल रैली शांतिपूर्ण रूप से जो निकाल रहे थे उसमें आप पहुंचे हुए थे। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा? देखा जाए तो इस जो रैली में जो तमाम बड़े नेता है वो पहुंचे हुए थे, लगभग कर सकते हैं कार्यकर्ता और नेताओं की संख्याओं को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 500-700 की संख्या में बिल्कुल अमूमन पहुंचे रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अखिल भारतीय के सचिव के साथ साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे उस भारी संख्या में इस रैली में शामिल हुए और ये प्रदर्शन, ये नाराजगी इस बात को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल एक साथ आ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और रुक करते हैं अहम खबर का। राहुल गांधी आज सजा को देंगे चुनौती। बड़ी खबर, आज सूरत कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे राहुल गांधी। सेशंस कोर्ट में फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल करेंगे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर,
तो आपको बता दें कि लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था राहुल गांधी को, और सोमवार यानी कि आज 3 अप्रैल को सूरत की एक सेशन कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद से कांग्रेसी खेमे में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और कई तरीके के बयान भी निकलकर सामने आए। और आज यानी कि 3 अप्रैल को सजा के खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी। अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि गांधी अपनी याचिका में कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए भी कह सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो आज राहुल गांधी चुनौती देंगे कोर्ट के इस फैसले को, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरनेम के कथित पे जो सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई, उसको लेकर आज वो अपर कोर्ट में एक याचिका दायर करने वाले हैं। उनकी लीगल टीम ने एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो एक याचिका दायर कर रहे हैं। और याचिका में उनकी जो लीगल टीम है, उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो निचली अदालत का जो फैसला है उसको बदल दिया जाए, उसको बदलाव किया जाए, ताकि उनकी सदस्यता भी वापस आ जाए और वो जो आगे की जो उनकी रणनीति है वो उस पर काम कर सके। जी बिल्कुल प्रवेश, क्या माना जाए, इससे पहले कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया था ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। तो क्या अब समय मिल सकता है? क्या उम्मीद की? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। ये आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे सांसद हो, सब पे लागू होता है। अगर निचली अदालत का कोई भी फैसला अगर किसी को मान्य नहीं है तो वो उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जा सकता है और उसमें वहाँ पे याचिका दायर कर उसमें दोबारा से सुनवाई की मांग कर सकता है, या यूं कहे कि उस फैसले के खिलाफ एक अवरोध उत्पन्न कर सकता है, या उस फैसले के खिलाफ एक याचिका लगाकर ये कह सकता है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। इसको लेकर आज राहुल गांधी याचिका दायर करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, जहां पर बात राजनीति की करें तो चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस के फेवर में हो, चाहे कांग्रेस स्वयं खुद हो, या बात करें बीजेपी सरकार की, तो दोनों एक दूसरे पे हमलावर है। दोनों के बयान एक दूसरे की कटाक्ष करते हुए में दिखाई दे रहे हैं। जी साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो दोषी ठहराया जिस जज ने, जिस मजिस्ट्रेट ने, तो उसके आदेश को भी रद्द किया जा सकता है, रद्द करने के लिए कहा जा सकता है राहुल गांधी की तरफ से। जी देखिए, ये तो उनकी लीगल टीम ने एक रणनीति तैयार किया है, उसको लेकर वो आज कोर्ट में क्या पक्ष रखकर ये याचिका को दायर करते हैं, और ये आने वाले समय में कोर्ट ही तय करेगा कि वो उस फैसले को नकारते हैं या उस फैसले को बरकरार रखते हैं। ये तो एक कोर्ट का एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आज राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो उनके साथ प्रियंका गांधी होगी, 3 मुख्यमंत्री होंगे, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है प्रवेश, क्या कांग्रेस के और भी बड़े नेता सामने आ सकते हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या सोनिया गांधी भी पहुंच सकती हैं साथ में? क्या और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं राहुल गांधी के साथ में? जी बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के साथ साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी का कहना है कि वो इस तरीके से बड़े बड़े लोगों को ले जाकर कोर्ट पे क्या दबाव बनाना चाहते हैं, ये यूं कहे कि कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अभी सुबह 9 बजे संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान जारी किए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस के एमपी है एम आर चौधरी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने सीधा बोला है कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि न्यायिक प्रक्रिया पे कांग्रेस का भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ अगर न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वो फिर सवाल उठाती है, तो आखिरकार करे तो करे क्या। तो लेकिन मैं बात करूं कि राहुल गांधी आज जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और साथ में 3 मुख्यमंत्री होंगे और लीगल टीम की पूरी उनके साथ एक जमावड़ा होगा, जो आज उनके
उनके फेवर में एक याचिका दायर कर कोर्ट से रियायत की मांग भी कर सकता है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ वो मोदी सरनेम को लेकर हुआ और इस पूरे मामले को लेकर सदस्यता भी चली गई राहुल गांधी की। आज सूरत कोर्ट पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही जो बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से कहा गया है कि कथित जो टिप्पणी निकलकर सामने आई है उसमें शिकायत दर्ज की गई थी कि जिसमें लिखा था सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। तो ये भी एक सवाल क्या उठ सकता है आज कि सभी का नाम मोदी सरनेम कैसे हो सकता है? जी देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन जब निचली अदालत ने जब ये सुनवाई की थी इस मामले को लेकर तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो सकता है, इसलिए आप इसमें अगर माफी मांग रहे हैं तो शायद इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के माफी न मांगने के कारण ही कोर्ट ने वो सजा का प्रावधान किया था और कोर्ट ने ही फिर वो सजा सुनाई कि अगर राहुल गांधी उसी समय ओबीसी समाज को ये दर्शाते या ये कह देते कि मुझसे गलती हो गई या भूल बच हो गया तो वो मामला आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन मैं बात करूं तो जो जब आज सुनवाई होगी, जब याचिका जाएगी तो उसमें तारीख मिलेगी, हो सकता है कि उसमें जो भी सुनवाई होगी उसमें पहला मुद्दा ये दोबारा से चलेगा कि ओबीसी समाज का ही अपमान है जिसको लेकर ये सजा दी गई है। और उसको बीजेपी की बात करें तो वो चाहेगी कि उसे जारी रखवाए, लेकिन बात कांग्रेस की करे तो वो इसका कटाक्ष करेगी और वो इसको जो है साफ साफ सिरे से नकारना चाहेगी। जी प्रवेश, लगभग कितने बजे तक राहुल गांधी पहुंचेंगे कोर्ट? क्या इस समय को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि 12 से 1 का समय रखा है, क्योंकि उनके साथ जो लीगल टीम है और उनके साथ जो नेता आने हैं उनमें से सभी लोग एकत्रित हैं, वो पहुंच रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सीधा कोर्ट में पहुंचेंगे और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके बाद वो लीगल टीम के जरिए कुछ ना कुछ सूचना देने की कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज सूरत कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे राहुल गांधी और क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आता है इस बात पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी को कोर्ट पहुंचना है इसको लेकर बीजेपी का तंज भी सामने आ रहा है। एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का भी बयान सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी बड़े चेहरों को लेकर एक अपनी हनक दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बयानबाजी का दौर भी लगातार शुरू है। तो राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी और कई बड़े नेता इस बीच शामिल रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया था ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। मोदी के उस सरनेम को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। राहुल गांधी आज सजा को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचेंगे, अर्जी दाखिल करेंगे। सेशंस कोर्ट में फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होगी। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 31 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तो आज पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की। बड़ी खबर मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होगी। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, तो एक बार फिर से कोर्ट में पेशी। तो 31 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी और एक बार फिर से आपको बता दें आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई तरीके के बयान निकलकर सामने आए। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद आपको बता दें आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। कोर्ट में पेशी है मनीष सिसोदिया की। 31 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और इसी खबर पर संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आज कोर्ट में पेशी है, न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को लेकर जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी मैं आपको बता दूं कि मुश्किलें अभी बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने अभी 3 हफ्ते का न्यायपालिका से समय मांगा है। 3 हफ्ते में वो चार्जशीट दाखिल करेंगे। उसके बाद में पता लग पाएगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार सीबीआई की जो जांच है वो अभी खत्म होने पे नहीं आ रही है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और उसके साथ साथ जो पूछताछ है, अभी भी सीधे तरीके से जो सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछे जा रहे हैं उनका सही तरीके से उत्तर नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो उन्होंने जो निर्धारित समय किया था चार्जशीट दाखिल करने का, उसमें 3 हफ्तों का समय और मांगा गया है। जी, साथ ही कितने बजे कोर्ट में पहुंच सकते हैं मनीष सिसोदिया, समय को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी मैं बता दूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले की जानकारी है कि मनीष सिसोदिया 12 से 2 बजे के बीच में कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और उसके बाद ही जो नतीजा है वो निकल के सामने आएगा कि कितनी देर तक या कितने दिनों तक अभी मनीष सिसोदिया जी को जेल में और रहना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सीबीआई और ईडी रिमांड पर ले रही है, तो क्या एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है? क्या जानकारी मिल पा रही है अंदर खाने से? जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, चार्जशीट के लिए वो दिन बढ़ाती जा रही है और 3 हफ्ते का समय अभी भी न्यायपालिका से मांगा है। अगर 5 मई को इनको जमानत की मंजूरी मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं ईडी अपना प्रभाव वहां पे जरूर दिखाएगी। और लेकिन आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अभी काफी लंबे समय तक हो सकता है जेल में रहना पड़ सकता है। जी, मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जा सकता है? जी मैं बता दूं आपको कि मनीष सिसोदिया की तरफ से अभी जमानत का ही पक्ष रखा जा सकता है, रखा जाएगा और उनको राहत मिल जाए, यही सभी जो उनके वकील हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सब इसी उसमें लगे हुए हैं
कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई भी घुमाव ऐसा आ जाए, कोई भी मोड़ ऐसा आ जाए जिससे कि मनीष सिसोदिया को जमानत की मंजूरी मिल जाए और उनको जमानत मिल जाए। जी बिल्कुल, लगातार ये प्रयास तो होते रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से, लेकिन राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है अगर देखा जाए प्रवीण। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी कहीं से कहीं तक भी राहत मिलने के चांस बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यायपालिका डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है, जमानत की जो याचिका है उसे टाला जा रहा है, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी ईडी के नाम पर। तो बहुत लंबे समय तक लगता है कि मनीष सिसोदिया को अभी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरीके से जब पहली बार मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई थी तो उनकी हंसी और उनके टी शर्ट के कलर को देख के ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब दिन बीतते गए और उनकी जो जमानत की जो अर्जी थी उसको टाइम टू टाइम आगे बढ़ा दिया गया, कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी अगर सीबीआई उनका पीछा छोड़ती है तो ईडी उनके पीछे लगने के आसार पूरे हैं, और ईडी के साथ बिल्कुल, एक बार फिर से ऐसे ही आसार नजर भी आ रहे हैं प्रवीण। अगर देखा जाए सीबीआई और ईडी की बात की जाए तो लगातार कुछ ऐसे पुख्ता सबूत उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं जिसके आधार पर रिमांड पर लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो एक बार फिर ये तस्वीर दोहराने के कयास लगाए जा रहे हैं। जी जी आप सही कह रहे हैं कि ये तस्वीरों का भी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल से रिहाई या जमानत ना मिले, और पूरे तरीके से ईडी और सीबीआई पूरे तरीके से पुरजोर जोर लगा रही है कि हर तरीके से उनको संभव तरीके अपना रही है, कभी किसी मामले में, कभी किसी से पूछताछ के दौरान या चार्जशीट के बिल्कुल, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि मामले को खींचा भी जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 31 मार्च को आपको बता दें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अगली तारीख मिल सकती है। तो फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज पेशी है कोर्ट में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। बिलासपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का आंदोलन के बीच बस्तर की ये मशाल रैली भी निकाली गई। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के दौरान मंच गिरा, जिससे हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर आंदोलन कर रही है कांग्रेस। तो इस बीच अखिल भारतीय के सचिव के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन के बीच बस्तर से ये रैली भी निकाली गई। दिलीप गुहा संवाददाता बस्तर से जुड़े हुए हैं। दिलीप, अगर देखा जाए तो एक कांग्रेस खेमे में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है जब से संसद से सदस्यता रद्द की गई है राहुल गांधी की। जी हाँ, ये लगातार देखा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है, कांग्रेस जो है आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। इसी को लेकर के जो है शुक्रवार की शाम को रैली भी निकाली गई थी। जी, आगे क्या कुछ रहने वाला है? क्या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, ये प्रदर्शन और उग्र होगा? देखिए, शुक्रवार की शाम को जो मशाल रैली में घटना है उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि अभी तक कुछ भी इसमें नया देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग कितनी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? मशाल रैली भी निकाली गई है। ये जो मशाल रैली निकाली गई थी उसमें दुर्घटना हो गई थी और उसमें लगभग
250 से अधिक जो है कार्यकर्ता शामिल थे, और जिसमें आगजनी का ये जो मामला हुआ है, जिसमें 6 कांग्रेस के सदस्यों की झुलसने की बात सामने आ रही है। जी, साथ ही मंच टूटने की भी बात सामने आई है दिलीप। इस बीच किसी के जख्मी होने की खबर? जी नहीं, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या फिर किसी को चोट आने की जो है बात सामने नहीं आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया गया, आंदोलन निकाला गया और मशाल रैली भी निकाली गई, लेकिन इसी बीच मंच टूट गया। हालांकि किसी के जख्मी होने की खबर फिलहाल नहीं मिल पा रही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शूटर गुड्डू मुस्लिम को सीसीटीवी फुटेज इसका वायरल हो रहा है। डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। 5 मार्च को ये पहुंचा था। डॉक्टर अखलाक के घर मेरठ पहुंचा था। डॉक्टर अखलाक के घर में गुड्डू की पनाह दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और अभी ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, और इस वायरल वीडियो में से साफ तौर पर देखा भी जा सकता है तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो गले लगते हुए ये गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था और ये पूरा एंट्री करते हुए, गले मिलते हुए वीडियो अब सामने आ रहा है। 5 मार्च को ये घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। और अब इसका वीडियो सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम डॉक्टर के घर पहुंचा, डॉक्टर के घर में पनाह मिली, और आपको बता दें गले मिलते हुए अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर। अशरफ को देर शाम प्रयागराज ला सकती है पुलिस। कल कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जा सकता है। बरेली जेल में मौजूद है प्रयागराज की पुलिस। अशरफ को प्रयागराज लाने की सभी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। अशरफ की भूमिका को लेकर पूछताछ भी करेगी पुलिस। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है अशरफ को देर शाम प्रयागराज ला सकती है पुलिस। तो कल कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जा सकता है। तो गहन पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड का दोषी ठहराया गया है अशरफ को, और अशरफ से अब गहन पूछताछ की तैयारी भी नजर आ रही है। क्या जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि प्रयागराज पुलिस जो है संडे यानी कल जो जा चुकी थी पूछताछ कर ली, उसकी जो प्रक्रिया होती है अशरफ को लाने के लिए या कि रायबरेली जेल से वो अशरफ प्रयागराज लाया जाए और उसे कल जो है मंगलवार दिन कोर्ट में पेश करने के लिए जो जितनी प्रक्रिया उसकी हो गई है। सूत्रों की माने कि आज और शाम तक में वो प्रयागराज आ सकता है। इसी को देखते हुए जो यहाँ के शासन और प्रशासन जो है अलर्ट है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जनता ये कह रही है, या जनता जो चाहती है, जनता की चाह यह है कि अभी तक जो मुलजिम थे, जो मेन गुनाहगार थे, वो लापता है। उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, कहीं ना कहीं पुलिस को ये एक तरह से दोषी बताया जा रहा है कि इतने दिन हो गए, अभी तक वो जो मेन मुलजिम थे वो इनके हाथ नहीं चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल वाले आ रहे हैं। इन पे कार्रवाई कब होगी? जी, तो क्या माना जाए कि चौकसी भी बढ़ती जा रही है, अशरफ से एक कड़ी पूछताछ भी की जा सकती है? जी, आपसे बता दें, अशरफ जो उमेश पाल हत्याकांड है इस समय सुर्खियों में चल रहा है। प्रयागराज का है, पहले संगम के नाम से जाना जाता था कि संगम गंगा यमुना सरस्वती का तट है, इसलिए जाना करते थे लोग बाग। लेकिन आज उमेश पाल हत्याकांड के नाम से जाना जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो यहाँ की शासन है, उमेश पाल के बाद जो अशरफ है, अशरफ के परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई में तो लगी है और उन्हें पूछताछ भी आज हो सकती है। और रिमांड की मांग जो पुलिस है, रिमांड की मांग कर रही है। सबको रिमांड जो मंजूरी हो जाए और उसे पूछताछ करके जो जहां है। जी, और हमारे साथ शानू कुमार भी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शानू, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो अब गुड्डू मुस्लिम का वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, तो एक और क्लू मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सोनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रयागराज में जो है अतीक का भाई जो अशरफ है वो करीब बरेली जिला जेल में 2.5 साल से बंद है और उसका उमेश पाल हत्याकांड से कहीं ना कहीं तार जुड़ता हुआ नजर आया। और उसको भी जो अशरफ है उसको उमेश पाल हत्याकांड की तहरीर में जो है उसका नामजद किया गया और उसको आरोपी बनाया गया है। फिलहाल अभी उसका आरोप जो है सुनिश्चित नहीं हुए हैं, लेकिन करीब प्रयागराज की पुलिस की बात करें, 3 दिन से बरेली में घेरा डाली हुई थी, लेकिन कल शाम को प्रयागराज की पुलिस बरेली में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रयागराज कोर्ट की बात करें तो प्रयागराज कोर्ट में जिस तरीके से कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई गई थी यूपी पुलिस की तरफ से, उस पर जो है कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने कहा था कि साफ तौर पर से फिजिकल तौर पर से ही अशरफ को पेश किया जाएगा, वीसी के द्वारा पेश करना होगा। तो फिजिकल तौर पर से पेश करना है तो लाजमी है कि किसी भी दिन जो है अशरफ को पेश किया जा सकता है। लेकिन करीब 3 दिन बीत गए हैं सोनी, और अभी तक प्रयागराज के लिए अशरफ को बरेली जिला निकाला गया है। रोजाना प्रयास लगाए जाते हैं कि आज अशरफ को निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक का ये समय बीतता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? इसके पीछे शानू क्या वजह मानी जाए? क्योंकि कयास तो लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके प्रक्रिया में लचरता बढ़ती जा रही है। देखिए सोनी, बिल्कुल इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो आदेश आया था इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो प्रयागराज के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जो उनको ही सारी सुरक्षा देखनी है, क्योंकि पहले ही अशरफ ने जब अपहरण कांड में जो पेशी हुई थी उसके बाद बरेली में आने के बाद उसने एक बड़ा आरोप लगाया था। यूपी के एक बड़े आईपीएस ऑफिसर पे उसने आरोप लगाया था कि हालांकि नाम नहीं दे सकता कि उसको जान का खतरा है और 2 हफ्ते की जेल से निकाल कर उसको निपटा दिया जाएगा। हालांकि ऐसे ही आरोप उसकी पत्नी फातिमा ने भी लगाए हैं और उसकी सिस्टर ने भी लगाए हैं कि हमारे अशरफ को जो है जान का खतरा है, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग भी की गई है। फिलहाल ऐसे आरोपों को बीच देखते हुए जो यूपी पुलिस है, प्रयागराज पुलिस है, काफी सुरक्षा के बीच इसको ले जाना चाह रही है, लेकिन अभी तक प्रयागराज पुलिस ने एक अहम कदम नहीं उठाया है। देखना होगा कि किस तरीके से वो जो है प्रयागराज पुलिस अशरफ को बरेली जिला जेल से निकाल पाएगी और किस तरीके की जो कड़ी सुरक्षा होगी उसमें। बिल्कुल शानू, अगर इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बात की जाए तो क्या अब डॉक्टर अखलाक के घर तक भी पुलिस पहुंच सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पनाह देने का काम किया है गुड्डू मुस्लिम को? डॉक्टर अखलाक की बात करें तो ये अशरफ के जीजा हैं और रिश्तेदार हैं, तो इनको तो पहले ही जो यूपी एसटीएफ ने उनको जो है धर दबोच लिया है और उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। अखलाक की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है, कोई बात अभी तक यूपी एसटीएफ को पता नहीं लगी जिससे कि उसका तार जो है अशरफ को छूटा हुआ नजर आए और कारनामे हैं उनसे जुड़ा हुआ नजर आए। फिलहाल अखलाक से यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात होगी जो गुड्डू मुस्लिम है, जो शूटर था, एक शातिर शूटर था, उनसे कैसे तार जुड़ते नजर आते हैं, ये यूपी एसटीएफ ही क्लियर कर पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक अखलाक, डॉक्टर अखलाक की बात की जाए उससे पूछताछ जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं और जल्द ही अशरफ को बरेली जिला जेल से प्रयागराज के लिए
शिफ्ट किया जाएगा और प्रयागराज की कोर्ट से ही उसको रिमांड की पुलिस को मंजूरी दी जाएगी। कितने दिन की उसको रिमांड मिलती है और रिमांड में यूपी पुलिस कितने राज्य से खुलवा सकती है। बिल्कुल, रिमांड के बाद पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम घर पहुंचा था डॉक्टर अखलाक के, और एक ये वीडियो आने में भी काफी वक्त लग गया है। हालांकि अब वीडियो ये सामने आ रहा है, आपके पास आएंगे राहुल। अगर देखा जाए अशरफ को प्रयागराज लाने के लिए जो प्रक्रिया है, क्या वो पूरी कर ली गई है कि अभी भी कवायद जारी है? जी जी, आपसे बता दें, अगर पूरी हो चुकी होती तो आज वो प्रयागराज होना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज से अभी तक अभी गाड़ी जब चली थी, इससे पहले आपने देखा भी था और दिखाया भी था कि जब अतीक अहमद और अशरफ की दोनों भाइयों की गाड़ी चली थी तो वो एकदम हाईलाइटेड था मामला कि वहां से चल चुका है, आ रहा है, रायबरेली से प्रतापगढ़ या कुंडा वहां प्रतापगढ़ पहुंच गया, यहाँ तक सूचना मिलती थी। लेकिन अभी तक सूत्रों की माने तो ऐसे कोई सूचना नहीं है कि वो यहाँ से आ रहा है। और ये सुर्खियों में जो खबर है ये छाई हुई है, ये छिपने वाली तो है नहीं। लेकिन अभी तक आपसे बता दें कि प्रशासन क्या कर रही है, ये प्रशासन जाने की अभी तक ले क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वहां से यहाँ रायबरेली से यहाँ आने में 4 से 5 घंटा गाड़ी के सफर है, तो 4-5 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाना चाहिए। और अभी यही सब बता रहे हैं, सूत्र यह बता रहा है स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है राहुल, देखा जाए तो। हालांकि बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद ये काफिला जो है अशरफ को लेकर रवाना होगा, लेकिन अभी भी स्थिति संदिग्ध नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, आपका भी शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक सीसीटीवी वीडियो देखा जाए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, क्योंकि 5 मार्च को डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम और बाकायदा गले मिलते हुए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और काफी वक्त के बाद ये सामने आया। तो अब इसको लेकर क्या गंभीरता पुलिस की तरफ से बढ़ती जाती है और किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीडीडीएस की 7 और 2 एएससी की टीमों को तैनात कर दिया गया है। तैनात करने का फैसला लिया गया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को देखते हुए सभी टीमों को चुस्त दुरुस्त तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस की सुरक्षा विंग की बीडीडीएस टीमों में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर, लखनऊ से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। तो 7 और 2 एएससी की तैनाती की गई है। तो टीमों में इजाफा हुआ है, तो कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को देखते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो आपको बता दें कि यूपी पुलिस की सुरक्षा विंग की एडीएस टीमों पर इजाफा किया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ती जा रही है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर यह चौकसी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर, तो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिकारियों को पदक देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। तो
सीबीआई के हीरक जयंती का समारोह का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच पदक देकर सम्मानित भी करेंगे। तो हीरक जयंती समारोह के अवसर पर शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पदक देकर सम्मानित करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।